देखो फटाफट पहले रिकॉल करा देता हूं, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी। हमने अपना वेक्टर्स वाला पार्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने कहा था मोशन इन अ प्लेन करने से पहले आपको वेक्टर्स का थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। और उसमें हमें दो तीन चीजें ही पता होनी चाहिए फिलहाल के लिए, उससे काम चल जाएगा। रिजल्टेंट निकालना, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स वगैरह करना। हम रिजल्टेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि यार अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, तो हमें इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मतलब हमें इन दोनों को ऐड तो करना है, लेकिन हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। हमें किस टाइप का एडिशन करना पड़ेगा? हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। और वेक्टर एडिशन का एक स्पेशल रूल है। कैसे निकलेगा इन दोनों का रिजल्टेंट? रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद दिलाओ। ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू बी ए कॉस बी कॉस अरे थीटा भाई क्या बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए कॉस थीटा। ए बी यहाँ कॉस थीटा। पे थीटा एंगल है हमारा ए और बी वेक्टर के बीच का। लेकिन ए और बी वेक्टर के बीच में जब हम एंगल निकालने की बात करेंगे, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? भैया ये दोनों वेक्टर्स को आपको टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके इसके बीच का एंगल निकलेगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और एक ये दूसरा वेक्टर है, वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी यहाँ पे? नो सर नो नहीं। सर। हम क्या नो करेंगे, इस सर। वेक्टर को एक्सटेंड कर देंगे। इस वेक्टर को एक्सटेंड किया, अब ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो गए, तो अब ये वाला एंगल कंसिडर किया जाएगा, दैट इज डिग्री। 120 डिग्री। यहां तक की चीजें बस हमने डिस्कस करी थी। तो यस यहां तक सर पहले चेक करके बताओ, किसी को कोई डाउट है या आगे नो। बढ़ता चलूं? नो नो सर। सर चलो डन। तो भैया आ जाते हैं हम कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स पे। यार सबसे पहला पॉइंट क्या है? आपको कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी पता होने चाहिए। अब जैसे मैंने कहा, अभी मैं सिर्फ वेक्टर्स आपको उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना हमारा इस चैप्टर में यूज होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक पैरेलल वेक्टर्स का मतलब समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स? वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? भाई वेक्टर्स मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो साथ में? साथ में डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हो। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? तो भैया याद रखो, डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल बताना। कि मेरे को एंगल बताना है कि कोई भी एक क्वांटिटी कितने एंगल पे एक्ट कर रही है, या तो एक्स एक्सिस के साथ या तो वाई एक्सिस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, भैया मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक क्वांटिटी ड्रॉ करी है, सपोज स्पीड। मैंने कहा कि ये एक क्वांटिटी है स्पीड, और इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। भैया ये एंगल बना रही है सपोज 30 डिग्री। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? आप कहोगे कि मेरे पास एक क्वांटिटी है वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड है 20, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? तो आप कहोगे भैया इसकी डायरेक्शन है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। चेक करो, ये वाली बात क्लियर हुई? यस सर यस डन। सर। अब हम बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स की। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा वेक्टर हो जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। बाकी आप चाहे इसको जहां मर्जी ड्रॉ कर दो। तो पैरेलल वेक्टर्स मेरा मन करेगा तो मैं बिल्कुल यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मतलब ऊपर की तरफ जा रहा था तो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, और जितना एंगल बना रहा था अभी भी उतना ही एंगल बनाना चाहिए। यस चाहे आप सर यहाँ पे ड्रॉ कर दो, चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ कर दो, जहां आपका मन करे आप इस वेक्टर को वहां ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, कंडीशन वही होनी चाहिए कि सबकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, और सबका एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री ही होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। यस ये है सर कंडीशन हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स की। चेक करो, ये वाली बात क्लियर हो गई? यस सर डन। अब ऐसे ही आपका एक दूसरा वेक्टर भी बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, और वो दूसरा वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर। बस इसकी और इंफॉर्मेशन देख लो। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है? अब नेगेटिव वेक्टर का मतलब है कि भाई मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब की बार अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो डायरेक्शन अब की अपोजिट। बार सेम नहीं, अब उसके अपोजिट एग्जैक्टली अपोजिट हो जाने चाहिए। एग्जैक्टली अपोजिट। मतलब जो वेक्टर मैं आपको दूंगा और जो दूसरा वेक्टर हमें ड्रॉ करना है, उनके बीच में एंगल 180 डिग्री का होना चाहिए। तो जैसे भी पिछले वाला ही एग्जांपल ले लो। भाई मैंने कहा कि ये वेक्टर ए है, जो एंगल बना रहा था हमारे पास, कुछ भी एंगल ले रहा हूं, कि ये वेक्टर ए एंगल बना रहा था हमारे पास 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू है सपोज 50 न्यूटन। तो अब की बार अगर मैं आपको पैरेलल ड्रॉ करने का कहता, तो पैरेलल तो जहां आपका मन है वहां ड्रॉ कर सकते हो। कि भैया ये वेक्टर ए है,
मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल भी सेम है। लेकिन अगर मैं आपको एंटी पैरेलल नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करने को कह रहा हूं, तो बस इसी की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट करनी है, एग्जैक्टली अपोजिट। कितने एंगल पे बना देना है वो पहले वाले से, 180 डिग्री के एंगल पे बना देना है। तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। मैग्नीट्यूड अभी भी सेम है 50 न्यूटन, बस डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एंगल चेंज हो गया। ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा था, 60 डिग्री, लेकिन नेगेटिव ए कितना बना रहा है, नेगेटिव ए 120 डिग्री। 120 बिल्कुल। तो ये नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलो sir. डन। तो आपको रिजल्टेंट निकालना आ गया, नेगेटिव वेक्टर आ गया, पॉजिटिव वेक्टर आ गया, मतलब पैरेलल वेक्टर आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, जो सबसे ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। तो याद रखो यार, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स में क्या करना है, एग्जैक्टली इसका उल्टा करना है। हम दो वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। अब की बार आपको क्या करना है, एक रिजल्टेंट गिवन है आपको कि भैया ये एक रिजल्टेंट है, कोई भी एक वैल्यू गिवन है, कि सपोज ये वैल्यू मेरे को गिवन है 30 न्यूटन, मेरे को इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। तो हम क्या करेंगे यार, हम इसको एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, इस दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। भाई ध्यान देना, अगर किसी को डाउट लगे तो पूछ लेना। मैं बोल रहा हूं इसको मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, एक एक्स कंपोनेंट हो गया और एक मेरे पास वाई कंपोनेंट हो गया। मतलब आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब भी मैं स्प्लिट करूंगा, तो जो दो मेरे पास कंपोनेंट्स आएंगे उनके बीच में हमेशा एंगल कितना रखना है मेरे को, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए हमेशा। अब क्वेश्चन आपको बोलेगा कि किसी के साथ एंगल बन रहा है, तो याद रखो जिसके साथ एंगल बनता है वो टर्म हमेशा कॉस थीटा टर्म हो जाएगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो टर्म क्या हो जाएगा, वो Sin साइन theta. थीटा टर्म हो जाएगा। Yes, तो sir. बस इतना ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स का, कि भैया मैं दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूं, जरूरी नहीं कि एक हमेशा एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बस मैं स्प्लिट करना चाहता हूं, स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जिसके साथ एंगल बनेगा वो थीटा कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा वो साइन थीटा। जैसे मैं Theta. आपको एक हिंट देता हूं कि हम इसको सबसे ज्यादा यूज कहां करेंगे। भाई दो केसेस आप सबसे ज्यादा यूज करोगे इसको, एक तो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में यूज करोगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको कैसे यूज करेंगे, अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस टाइप का, कि हमने किसी एक बॉल को थ्रो किया और किसी एंगल पे थ्रो किया। सपोज मैंने कहा कि ये वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और इसको मैंने थ्रो किया 37 डिग्री के एंगल पे। तो यार आपको दिख रहा है ना, तो ये स्पेसिफिक कोई एक्सिस है ही नहीं, ना तो No. ये एक्स एक्सिस है ना तो ये वाई एक्सिस है। तो मेरे को तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे इस तरीके से। तो मेरे को बताओ ये एक्स कंपोनेंट वाले की वैल्यू कितनी लिखूं मैं, 20 cos theta. वेरी गुड, 20 cos 37, और इस वाले की वैल्यू 20 20 sin sin 37। 37. बहुत बढ़िया। अब मैंने जानबूझ के ये एंगल दिया है 37, मेरे को बताओ भैया क्या सबको 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये दो एंगल ऐसे हैं जो फिजिक्स में आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, क्या आपको इन दोनों एंगल्स के लिए वैल्यूज निकालना आता है? No, sir. नहीं आता। तो भैया नोट डाउन करो, इसका भी एक शॉर्टकट मेथड, एक ट्रिक है, कोई लॉजिक नहीं है, ट्रिक है। क्या से फाइंड करना है यार, आप क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। याद रखना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स के अंदर ये दो एंगल सबसे ज्यादा यूज होंगे, तो इन दो एंगल्स की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अगर ये दो Yes. एंगल्स के नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता आपको फिजिक्स में एक तरीके से। भैया आप यहाँ मार्क कर दो 3 4 5, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमारे पास ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हो। तो आप कोई और नंबर नहीं ले सकते फिलहाल के लिए, आपको नंबर लेना पड़ेगा 3 4 5। अब आपको भैया 10th क्लास का मैथ्स तो आता होगा, 3 इस ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो भी छोटा एंगल होगा 37, ये तो ऑलरेडी 90 है। Yes, 4 sir. मेरे पास एक मीडियम साइड है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो होगा 53। बस ये ट्रिक है, 3 के अपोजिट 37, 4 के अपोजिट 53। अब सपोज मैं आपको फाइंड करने के लिए कह रहा हूं साइन 37, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, भाई साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, या कुछ बच्चों को इस तरीके से याद होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो मेरे को बताओ 37 के लिए अपोजिट कौन सी साइड है, 4. अपोजिट मतलब बिल्कुल सामने वाली साइड। तो
वेरी गुड, 3। तो यहाँ पे आएगा 3, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो सकता, तो 3/5। सिमिलरली cos 37 होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस का मतलब है साथ वाली साइड, बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 5। अब मेरे को बताओ 37 के साथ में कौन सी साइड दिख रही है आपको? 4। 4। तो 4/5। अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया है तो इसी हिसाब से मेरे को साइन 53 डिग्री और कॉस 53 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी कितनी लिखूं। चलो, ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 53 डिग्री एंड कॉस 53 डिग्री। sin 53 0.8। अरे आपने डिवाइड भी कर लिया, मेरे को फ्रैक्शन में बता दो, फ्रैक्शन में यूज करेंगे इसको, डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 4/5। 4/5। वेरी गुड। तो भैया साइन 53 मतलब परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाली साइड, तो सामने वाली साइड तो 4 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस 53 डिग्री 3/5। 3/5। सिमिलरली एक टैन का और देख लो। टैन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब सामने वाली साइड और साथ वाली साइड। सामने वाली साइड है 4, साथ वाली साइड है 3। 3। तो आप इसकी वैल्यू लिख के बता सकते हो ना, 20 इंटू कॉस 37। भैया कॉस 37 4/5, तो यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सिमिलरली सेकंड। यहाँ पे आएगा 20 इंटू साइन 37, दैट इज 3/5, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर कैसे करना है? यस सर। डन। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया जहां ये सबसे ज्यादा यूज होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहां पे ये और सबसे ज्यादा यूज होगा। यस सर। चलो डन। दूसरा एग्जांपल है आपके पास इंक्लाइंड प्लेन वाला। इंक्लाइंड प्लेन, आपने वर्क एनर्जी पावर लॉज ऑफ मोशन स्कूल वगैरह में पढ़ रखा है सब, तो आपको पता यस ही होगा सर। इंक्लाइंड प्लेन बहुत ज्यादा आता है। ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका एंगल मेरे को गिवन है थीटा। फिर से इसका एंगल मैं जानबूझ के 37 ही ले रहा हूं ताकि आपको वैल्यू मगप सी भी हो जाए। मैंने इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास कुछ ना कुछ ले लेते हैं कि भैया इस ऑब्जेक्ट का मास ले लो सपोज 5 kg। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, इमेजिन करना चाहो तो, कि भैया ये मेरे पास जो ये फोन है ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन मैं इसको ऐसे टिल्ट कर रहा हूं तो ये इंक्लाइंड बन गया। इसके ऊपर ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा, तो आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट जैसे मैं छोड़ूंगा ये स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। तो ये यस स्लाइड करता हुआ सर। नीचे क्यों आ रहा है? ये वेट नीचे, ज्यादा है। फ्रिक्शन। ज्यादा फ्रिक्शन तो स्लाइड करने से रोकता है, तो ये स्लाइड इसलिए करके आ रहा होगा क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ वेट है। वेट है। अब आपको यह भी पता होगा वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू mg। ग्रेविटी। ग्रेविटी। लेकिन वेट कौन सी डायरेक्शन में लगता है? वेट हमेशा वर्टिकल। वर्टिकल डाउनवर्ड्स में लगता है। बहुत बढ़िया। वर्टिकल डाउनवर्ड्स का मतलब माइनस वाई एक्सिस की तरफ लगता है। तो आप यस क्या सर। करोगे, इस पे वेट मार्क करोगे, और वेट सेंटर से लेके ये वर्टिकल डाउनवर्ड्स, चाहे ऑब्जेक्ट को मैं जैसा मर्जी रख दूं, चाहे सीधा रखूं, चाहे ऐसे रखूं, चाहे ऐसे रखूं, भैया वेट हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस में मार्क करना है। इस वेट का फॉर्मूला रख देते हैं मास इनटू ग्रेविटी, तो वेट आया 50 न्यूटन। लेकिन यस याद सर। रखो कि ये अपने वेट की वजह से स्लाइड नहीं कर रहा। ये अपने वेट की वजह से स्लाइड नहीं कर रहा। अब फिर से चीजों को इमेजिन करो, डायग्राम देखो फिर से। ये मेरा फोन है और ये इसके ऊपर मैंने ऐसे स्लाइड करा दिया। तो जब मैंने इसके ऊपर ऐसे स्लाइड कराया तो मेरे को बताओ इसने क्या कांटेक्ट तोड़ा? ये स्लाइड जब करते हुए आ रहा है तो क्या ये ऊपर उठा था या फोन से कांटेक्ट बना के रख रहा था? कांटेक्ट फोन बना से के। कांटेक्ट में था। फोन से कांटेक्ट बना के रख रहा था, मतलब कोई ना कोई एक ऐसी चीज तो है जो इनके बीच में कांटेक्ट बना के रख रही है। तो हमने क्या किया, इस वेट को स्प्लिट कर देंगे हम दो पार्ट्स में। हमारे पास दो पार्ट्स आएंगे और हमें पता है ये दोनों बिल्कुल आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम कहते हैं कंपोनेंट एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। कंपोनेंट एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। पैरेलल। पैरेलल टू द प्लेन कह दो या अलोंग द प्लेन कह दो, एक ही बात है। वेरस ये क्या होगा, ये होगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि देखो इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, यस परपेंडिकुलर सर। टू द प्लेन। अब भैया याद रखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सेम होता है। तो ये वाला एंगल मेरे को गिवन है 37 डिग्री। तो मेरे को बताओ कौन सा कंपोनेंट कॉस होगा और कौन सा कंपोनेंट साइन वाला होगा? परपेंडिकुलर वाला कॉस होगा या साइन होगा?
Sir, cos. वेरी Cos गुड। होगा तो आप इधर लिख दोगे 50 cos 37 और इधर आप लिख दोगे 50 sin 37। तो fine. देखो ये इस 50 sin 37 की वजह से स्लाइड कर रहा है और Yes, 50 cos 37 की वजह से ये फोन के साथ कांटेक्ट में है, इसने अपना कांटेक्ट नहीं ब्रेक किया। तो yes ये sir. ऑब्जेक्ट जब भी नीचे स्लाइड करेगा तो याद रखना ये इसके साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से स्लाइड करता है। कोई सर भी ऑब्जेक्ट, हाँ Yes. बोलो। सर जो हमने कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन पे जो हमने 37 डिग्री एंगल लिया है, हाँ सर वो हमने खुद लिया है कि इसमें गिवन है? ये क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट से फाउंड हुआ था कि हमेशा जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा ना और जो ये वाला एंगल होगा वो हमेशा सेम होगा। यस सर। तो इसलिए Yes यहाँ पे sir. 37, तो इसको मैंने अपने यहाँ 37 मार्क कर दिया। यस Yes सर। sir. Done। बाकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आपको कहीं पे भी एंगल का कंफ्यूजन तब भी नहीं आएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक अभी और बता दूंगा, बस आप पहले Yes यहाँ तक नोट डाउन करके देख लो और चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। sir, done. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम बात कर रहे थे एक शॉर्ट ट्रिक की, कि मैं पहले आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं ताकि आपको कहीं पे भी अगर एंगल मार्क करना आ जाए आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि एंगल 37 इसके साथ बन रहा है या इसके साथ बन रहा है, किसके साथ बन रहा है। तो एक शॉर्ट Yes. ट्रिक देखो। शॉर्ट ट्रिक भैया सीधी सादी क्या है, आपको जहां पे भी एंगल गिवन हो, जहां पे भी आपको एंगल गिवन हो वहां पे आप ऐसे 8 क्वाड्रेंट बना दो, 8 इस तरीके से, 8। तो आप देखो आपके पास टोटल 8 क्वाड्रेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 6, 7 और 7, 8। 8. आपको क्या याद रखना है, हर एक ऑल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक, हर एक ऑल्टरनेट एंगल सेम होगा। जैसे अगर ये एंगल 37 था तो ये एंगल भी 37 होगा, ये एंगल भी 37 होगा, ये एंगल भी 37 होगा। सिमिलरली अगर ये कोई एंगल अल्फा ले रहा हूं तो ये ऑल्टरनेट वाले सारे एंगल अल्फा होंगे। बस इस तरीके से याद रखो। अब आपको ये अप्लाई करना सिखाता हूं कि ये अप्लाई मैं कैसे कर रहा इस वाले कॉन्सेप्ट में। यार ये मेरे को इंक्लाइन प्लेन का एंगल गिवन था, एंगल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हर बार 37 ले रहे हैं। सपोज इस एंगल को मैंने ले लिया कि ये 60 डिग्री का एंगल है। तो आप क्या करोगे, आप यहीं पे अपने 8 क्वाड्रेंट बना दो, इस तरीके से इसको एक्सटेंड करके यहीं पे 8 क्वाड्रेंट बना दो। तो अब आप चेक करो कौन कौन से एंगल 60 आ रहे हैं। भैया ये वाला एंगल 60 आ रहा है, ये वाला एंगल 60 आ रहा है और ये वाला एंगल 60 आ रहा है। डन डन डन। Yes sir. यस सर। अब देखो हमने क्या किया था, भैया ये सीधी लाइन, ये सीधी लाइन थी mg। अब इसको मैंने स्प्लिट किया। तो अगर आप देखो कि भैया ये मेरी वर्टिकल स्ट्रेट, ये मेरी वर्टिकल स्ट्रेट, तो इसके साथ जो लाइन आ रही है, इसके साथ जो लाइन आ रही है उसका एंगल सेम होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। किस्सा खत्म। Sir, repeat कर दो. रिपीट बिल्कुल तनिष्का। देखो आपको क्या चेक करना है, मैंने बोला कि जहां पे आपको एंगल गिवन हो पहले आप वहां पे अपने 8 क्वाड्रेंट बना दो। मैंने आज से 8 क्वाड्रेंट बना दिए। मैंने कहा हर एक ऑल्टरनेट एंगल्स आपका सेम, 60 60 60। Yes sir. अब आप चेक करा करो कि भैया किसके साथ मेरा 60 डिग्री बन रहा है। ऊपर वाली वर्टिकल लाइन से, मतलब प्लस वाई एक्सिस से जो ये इधर को लाइन जाएगी उसके साथ 60 डिग्री बनेगा। जो नीचे माइनस वाई एक्सिस जाएगी और उसके राइट हैंड साइड जो लाइन जाएगी उसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा। तो अभी मैंने आपको इंक्लाइन प्लेन ऐसे ही तो बना के दिया ना। अभी अगर आप पीछे डायग्राम देखो मैंने आपको क्या कहा कि भैया वेट लगता है हमेशा बिल्कुल सीधा, वेट Yes. सीधा लगता है। आप इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, एक इधर एक इधर। तो अभी मैंने आपको बोला था कि mg कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, mg माइनस वाई में लगता है। तो देखो इधर मेरे पास माइनस वाई है ना, माइनस Yes. वाई माइनस वाई। इसके राइट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड एक लाइन आ रही है, उसका एंगल कितना होगा जितना ये एंगल है। तो यहाँ पे एंगल कितना लिखूंगा, 60। 60 degree. Yes sir. तो भैया इसको भी देख लो, इसमें भी कोई डाउट हो तो चेक कर लो। बस यहाँ तक हमें थोड़ा सा डिस्कस करना था अपना वेक्टर्स वाला पार्ट। अब आ जाएंगे अपने मेन उस टॉपिक पे, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो previous slide दिखा दो. हाँ ये लो बिल्कुल। तो हो गया. हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। आ जाते हैं अब अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। स्टार्ट कर लो भैया हमारा टॉपिक, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। और देखो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं, मैं वेक्टर्स चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ाता कभी भी। उसका रीजन है, अगर मैं वेक्टर्स चैप्टर एक साथ पढ़ा भी दूंगा तो भी आपको याद नहीं रहने वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेक्टर्स चैप्टर पढ़ाऊंगा लेकिन जैसे जैसे उसका यूज आता जाएगा मैं वो टॉपिक उसी टाइम पढ़ाते जाऊंगा, तो आपको पता भी चल जाएगा कब इसको कैसे यूज करना है।
Yes, जैसे अभी sir. मैंने वही किया था। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करना है यार, मैंने ये भी आपको बता रखा है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल एक ही टाइम पे दो तीन एक्सिस एक साथ कवर कर रहा हो। जैसे कि हमने भैया यहाँ पे देखा था कि जब हम बॉल को किसी एक एंगल पे थ्रो करते हैं, जब हम बॉल को किसी एक एंगल पे थ्रो करते हैं तो ये बॉल कुछ इस तरीके से जाएगी, ये बॉल इस तरीके से गई है, तो ये कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक साथ ट्रेवल कर रही है। ये कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में भी जा रही है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये साथ के साथ कुछ ना कुछ वाई एक्सिस में भी जा रही है। तो ये दो एक्सिस एक साथ कवर कर रही है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक मोशन इन अ प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन बन Yes, जाएगा। sir. अब देखो हमारा एक बहुत अच्छा सा एक रूल है जिसको हमें अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, इस रूल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या कहता है कि भैया हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों आपस में आजाद हैं, दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या कि आप एक्स एक्सिस के लिए अलग से चीजें कैलकुलेट करो, वाई एक्सिस के लिए आप चीजें अलग से कैलकुलेट करो। वाई एक्सिस में जो हो रहा है उसको एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, और एक्स एक्सिस में जो हो रहा है उसको वाई एक्सिस में कोई लेना देना नहीं है। दोनों अपना Yes, इंडिविजुअल बिहेवियर ट्रीट करके चलती हैं, दोनों इंडिविजुअल है, वो अपने में खुश, वो अपने में खुश। इस तरीके से yes, हमारा ये प्रिंसिपल है। तो पहले तो इसका एप्लीकेशन समझो, क्या करना है इसका। yes, sir. क्या बात है भैया, आज एक ही बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, बाकी सब कहाँ चल दिए? सर यहीं पर है। यहीं पर हो? अच्छा, आज ऐसा लग रहा है माहौल काफी शांत शांत सा है। No, sir. सबने फास्ट फास्ट रखा हुआ है क्या? नो सर। Yes, sir. क्या बात है, मतलब सारे भोले बाबा भक्त हो रहे हैं। बढ़िया, वैसे मैंने भी रखा है। चलो भैया, हमने क्या किया, मैं दो केसेस ले रहा हूं, सपोज केस 1 एंड दिस इज केस 2। क्वेश्चन की गहराइयों को समझना, भावनाओं को समझना भैया, मुद्दे की बात। पहले केस में मैंने क्या किया, एक बॉल ली है, उसको एच हाइट से मैंने ड्रॉप कर दिया। अगर मैं उसको एच हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं तो मेरे को बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी लिखूं यहाँ पे? 0। जीरो। बहुत बढ़िया। इस बॉल को नीचे गिरने में, इस बॉल को नीचे गिरने में कुछ ना कुछ टाइम लगा t1। अब Yes, दूसरा sir. केस, मैंने इस बॉल को ऐसे स्ट्रेट फेंका, ठाक बिल्कुल सीधा। जब मैंने बॉल को सीधा फेंका तो मुझे पता है, मैंने डे टू डे लाइफ में ऐसा नोटिस किया कि ये बॉल इस तरीके से जाके पैराबोलिक पाथ जाके गिर रही है नीचे। मैंने Yes, कितनी वेलोसिटी से फेंका, इसको मैंने स्ट्रेट फेंका u वेलोसिटी से। इसको टाइम लगा कुछ ना कुछ t2। आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है t1 और t2 के बीच का। पहला ऑप्शन कि t2 टाइम ज्यादा होगा t1 से, दूसरा ऑप्शन t1 टाइम ज्यादा होगा t2 से, तीसरा ऑप्शन भैया दोनों इक्वल होंगे, और फोर्थ ऑप्शन कि t1 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ t2। yes, sir. पहले इतना चेक कर लो, क्वेश्चन समझ में आ गया या क्वेश्चन रिपीट करना है? Yes, sir. Repeat कर दो. रिपीट करना है। हमने तनिष्का दो केसेस लिए, पहले केस में मैंने इसको बस ऐसे ड्रॉप कर दिया, Yes, इनिशियल sir. वेलोसिटी 0, हाइट दोनों केस में सेम ले रहा हूं, मतलब इसी हाइट से इसको ऐसे फेंका, ये सीधा नीचे गया, इसको टाइम लगा नीचे आने में t1। दूसरे केस में मैं इसको सीधा फेंक रहा हूं, बिल्कुल सीधा। तो जब मैंने इसको बिल्कुल सीधा फेंका तो मैंने देखा यार ये है ना ऐसे पैराबोलिक पाथ लेके नीचे गिरेगा, इसको नीचे गिरने में टाइम लगा t2, सेम हाइट से फेंका टाइम लगा t2। तो Yes, आपको इस sir. t2 में रिलेशन बताना है, और इस तरीके से मैंने चार ऑप्शन दे दिए। Okay, आपको sir. तो ऐसा करो, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा, जो आपका आंसर है ABCD चैट बॉक्स में लिख के भेज दो। Yes, sir. डन। जानवी, जानवी, नो रिस्पॉन्ड। पूर्णिमा,
यस सर। आज आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ। यस सर। ठीक है। और कौन कौन नया है? पल्लवी तो थी ही। डन। दो ही नए बच्चे दिखे थे बस। ओके। तो भैया काफियों के ऑप्शंस आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। डन डन डन। तो भैया अगर मैं देख रहा हूं तो जितने भी लोगों ने आंसर दिया है, मेरे पास 18 लोगों का आया है। और ये बड़ी वो है गंदी बात कि भाई 38 स्टूडेंट में से सिर्फ 18 लोगों का रिस्पॉन्स आया है। तो भाई मेजोरिटी, ये कह लो कि 18 में से कम 15 लोगों ने आंसर दिया है ए, कुछ लोगों ने आंसर दिया है बी, और कुछ एक आधे बच्चे ने आंसर दिया है सी। तो चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। तो यार मेरे को बताओ, अभी मैंने ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ये बोला कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। अब आओ नेक्स्ट स्लाइड पे इन दोनों की भावनाओं को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यस सर। आ जाओ सबसे पहले वाले केस में। सबसे पहले वाले केस में जब मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया, मेरे को बताओ ये कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? Y axis. वेरी गुड भैया, ये वाई एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। तो मेरे को बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन कितनी है? 0 है। जीरो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन? इसने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो वाई डायरेक्शन में कवर किया। तो डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन कितना होगा? माइनस एच होगा, क्योंकि नीचे की तरफ गया ये। माइनस। तो इसने टाइम लिया t1। अब भैया ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है डाउट होता है काफी बच्चों को। अब इसी बिल्डिंग से मैंने बॉल को सीधा फेंका है। तो मेरे को बताओ जो ये वेलोसिटी मैंने यू दी है, दीक्षा माइक म्यूट प्लीज। जो ये वेलोसिटी मैंने यू दी है, ये कौन से डायरेक्शन में दी है मैंने इसे? X. एक्स एक्सिस में। जब मैंने इसको बिल्कुल सीधा फेंका, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन? 0 है, क्योंकि इसको मैंने बिल्कुल सीधा फेंका, तो मतलब नीचे की तरफ तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। फिर ये बॉल इस तरीके से पैराबोलिक पाथ लेके नीचे गिरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसने वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो भैया ये यहां पे थी, अब ये ग्राउंड पे आ गई, तो वाई एक्सिस में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? वाई एक्सिस में माइनस एच। और मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई हुई है कि भैया जब भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम देखेंगे, तो मेरे को वाई एक्सिस देखनी है। तो भैया वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, इनिशियल वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा, दोनों पे एक्सीलरेशन भी सेम लग रही है, तो भैया दोनों पे टाइम सेम लगेगा। यही तो मतलब था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, कि भैया इधर डिफरेंस क्या है दोनों केसेस में? बस इतना सा डिफरेंस है कि पहले वाले पार्टिकल ने सिर्फ वाई में ट्रेवल किया, दूसरे वाले केस ने एक्स और वाई दोनों में ट्रेवल किया। लेकिन मुझे एक्स से क्या लेना देना? एक्स तो वाई के साथ कुछ छेड़छाड़ करता ही नहीं है, वो तो अपना इंडिविजुअल है। तो इसलिए दोनों को टाइम सेम लगेगा। यस सर। आप चाहे तो ये कभी भी प्रैक्टिकली नोटिस कर सकते हो। आकाश रिपीट करना है, कौन सा पार्ट रिपीट करना है आकाश बताओ? ये जो सेकंड बिल्डिंग को बताया, सेकंड बिल्डिंग वाला। आकाश मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब भी हम टाइम देखना चाहें कि कितनी देर में कोई बॉल नीचे गिर रही है, तो हमेशा आपको वाई एक्सिस देखनी है, हमेशा वाई एक्सिस देखनी है। तो इधर देखो वाई एक्सिस में क्या क्या हो रहा है। तो इधर मैंने वाई एक्सिस में देखा इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच। अब यही चीज आकाश इधर देखो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस में? 0। वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस एच। बस दिक्कत क्या है, इसने एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक्स एक्सिस में भी, इसने एक्स एक्सिस में भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लेकिन मैं एक्स एक्सिस का क्यों देखूं? एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से कोई लेना देना है ही नहीं। तो जब वाई एक्सिस में दोनों चीजें सेम है, तो टाइम भी आपका कितना आएगा आकाश? सेम आएगा। सेम आएगा। बिल्कुल। यस सर। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आप है ना, आपको थोड़ा सा सोचने में ये डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक चीज आप कर सकते हो। आप घर में कॉस्को बॉल ले आओ, और उसको ये दोनों तरीके से करके देखो, और फोन को लगा दो स्लो मोशन मोड पे, ताकि आपका वो टाइम बहुत अच्छे से नोट कर पाए। तो आपको दिखेगा दोनों के टाइम में बस बहुत ही हल्का सा डिफरेंस आएगा। सपोज जैसे बॉल यहाँ पे 2 सेकंड्स में गिर गई, तो बॉल शायद से यहाँ पे 2.3 सेकंड्स में नीचे गिर जाएगी। अब ये 0.3 का डिफरेंस क्यों आया है?
एयर रेजिस्टेंस की वजह से आया है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस था, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किए बिना पढ़ते हैं, तो आप देखोगे दोनों का टाइम एग्जैक्टली सेम आएगा। Yes, sir. Done. तो भैया यही चीज आपको समझानी थी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस से, तो यहां तक नोट डाउन करके चल लो। अब आगे स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। Done. डन। भाई बाकी लोगों का Yes, sir. Yes, sir. डन। चलो अब हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पढ़ने हैं मेनली सिर्फ दो ही केसेस। कौन से दो केसेस पढ़ने हैं? एक सबसे पहले तो हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जो अभी मैंने पीछे केस दिया वो वाला, और फिर एक दूसरा पढ़ेंगे हम एंगुलर प्रोजेक्शन। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या कर रहे हैं? हम किसी एक हाइट से बॉल को बिल्कुल सीधा फेंक रहे हैं, बिल्कुल सीधा, किसी एक वेलोसिटी यू से, और हमें पता है ये बॉल इस तरीके से पैराबोलिक पाथ नीचे लेके जाएगी। Yes, sir. ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी एक्स एक्सिस में। जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करती है एक्स एक्सिस में, उसको हम नाम कहते हैं रेंज, जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर से। अब आपको क्या करना है? आपको ये Yes. चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी जब आप एक डिफरेंस कॉलम ड्रॉ करके रख लो कि एक्स एक्सिस में क्या क्या हो रहा है और वाई एक्सिस में क्या क्या हो रहा है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई तो इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप बताओ, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? वाई एक्सिस की तरफ 0 और एक्स एक्सिस की तरफ u। भाई बहुत बढ़िया। गायत्री चेक करके बताओ, कोई डाउट? ईशा कोई डाउट? No, sir. डन। कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है u, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करना है कि भैया एक्स एक्सिस में कितनी एक्सीलरेशन है और वाई एक्सिस में कितनी एक्सीलरेशन है। तो मुझे बताओ नीचे की तरफ अगर मैं बॉल को फेंक रहा हूं, ये बॉल नीचे क्यों जा रही है? ये बॉल इसलिए जा रही है क्योंकि नीचे क्या लग रहा है? Gravity. नीचे ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन लग रही होगी -g। लेकिन अगर बॉल सीधा जा रही है तो क्या इस Zero. डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, इस डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस लगता है। एयर रेजिस्टेंस लगता है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं करते, तो एयर रेजिस्टेंस का एक्सीलरेशन 0। अब यार ये मैंने आपको बहुत ग्राफिकल मेथड में पढ़ाया था कि अगर एक्सीलरेशन 0 है तो ये किस टाइप का मोशन बन जाएगा? एक्सीलरेशन अगर 0 है तो किस टाइप का मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? ये वेलोसिटी आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मतलब चाहे मेरी बॉल यहां पे पहुंच जाए, मेरी बॉल यहां पे पहुंच जाएगी तो भी इसके पास ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही रहेगी। जब मेरी बॉल यहां पहुंच जाएगी तो भी इसके पास वेलोसिटी यू ही रहेगी। और जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है मेरे पास ले दे के एक ही फॉर्मूला यूज होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। Time. और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है इसने? डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एस एक्स, और एस एक्स का क्या कहेंगे हम इसको? एस एक्स को रेंज कहेंगे, रेंज। तो आर बाय टी, किस्सा खत्म। अब हो जाते हैं वाई एक्सिस पे। भाई वाई एक्सिस पे एसिलरेशन है। एसिलरेशन है तो याद रखना ये एक एसिलरेटेड मोशन है। और एसिलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि भैया इसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होगी। तो यहाँ पे यू वाई की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो जाएगी, और हमारा टारगेट होगा ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का। Yes, sir. जब भी एक्सेलरेटेड मोशन होगा आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। Yes, sir. वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो -h, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो +r। चेक कर लो ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं बिटवीन दी एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। Yes, sir. डन। इसको नोट डाउन करो, फिर इस पे फॉर्मूले बेस्ड हैं, कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज इसको नोट Done. डाउन करो और मेरे को 1 मिनट दो, बस 1 मिनट। चलो
Sir, done. डन। चलो Yes, अब sir. कुछ फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूले हैं भाई? सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब मैंने आपको वन डायमेंशन में भी पढ़ाया हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि बॉल कितनी देर हवा में थी। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रूट 2h/g, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, इधर क्वेश्चन आपको बोलेगा रेंज कैलकुलेट करने के लिए, तो रेंज का मतलब है डिस्टेंस। तो क्या मैं डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम करके कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो Yes, इधर आप sir. रेंज कैलकुलेट करोगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये आ जाएगा हमारे पास। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है और टाइम है √2h/g। Yes, sir. आया थर्ड। बस ये तीन फॉर्मूले चलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और लास्ट थर्ड। आपको क्वेश्चन बोलेगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। एनी इंस्टेंट का मतलब है कि भैया जब मेरी बॉल हवा में है तो किसी एक टाइम पे वो यहां होगी, किसी एक टाइम पे वो यहां होगी। तो सपोज मेरे को यहां पे कैलकुलेट करना है कि यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो अब ध्यान देना इस वाले पॉइंट पे। भैया वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को ये पता है कि पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटीज होगी। एक होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी तो वेरी करेगी। और वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? Equation of motion. इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं यूज करूंगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई की वैल्यू 0, ये कट गया। तो मेरे पास वी वाई की वैल्यू आ गई -gt, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में -g था, तो -gt। ये 1, ये 2। अब मेरे को बताओ इस यू वाई और यू एक्स में, इन दोनों के बीच में हमेशा कितना एंगल होगा? 90 90 90। degree. तो अगर 90 होगा तो क्या इसका रिजल्टेंट निकाल के नेट वेलोसिटी बता सकते हो कि नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? Yes, sir. तो हम जब नेट वेलोसिटी निकालेंगे तो मैं लिखूंगा कि भाई हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करूंगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस 2 इंटू वी एक्स इंटू वी वाई इंटू कॉस 90। कॉस 90 0 होता है तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बस बचेगा रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। Yes, sir. वी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है वो रख दो, वी वाई की वैल्यू कितनी है वो रख दो, आपके पास वी नेट आ गया। तो वी एक्स की वैल्यू यू है, यू का स्क्वायर। वी वाई की वैल्यू -gt है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दैट्स इट। Yes, sir. सर एक बार दोबारा से बता दो। बिल्कुल नितिका मैडम, दोबारा से। सबसे पहले नितिका मैडम आपको ये चीज समझनी है कि जब हमारी बॉल हवा में है तो मैंने क्या बोला, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है कि वो एक्स और वाई दोनों में चल रहा है। तो मतलब इसके पास वेलोसिटी भी दो होगी, एक एक्स में अलग और एक वाई में अलग। कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी और कौन सी वेलोसिटी सेम रहेगी, ये बताओ पहले। सर एक्स वाली सेम रहेगी, वाई वाली चेंज होगी। भाई बहुत बढ़िया। तो मैंने इधर यही लिखा, मैंने कहा भैया एक्स वाली तो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन वी वाई की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे और ज्यादा होगी। क्योंकि जैसे जैसे बॉल नीचे आती है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि वो एसेलरेट कर रही है। तो इस वी वाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। लेकिन जो ये सारी वैल्यूज रखूंगा ये y डायरेक्शन के अलोंग रखूंगा, क्योंकि मेरे को y वाली कैलकुलेट करनी है। वी वाई चाहिए, यू वाई 0 था, इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन 0, एक्सीलरेशन इन दी y डायरेक्शन -g, तो मैंने -g रख दिया। और टाइम t, वो हमें क्वेश्चन में टाइम गिवन होगा कि कौन से टाइम पे मेरे को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो टाइम मेरे को गिवन होगा t। Yes, अब उसके sir. बाद मैंने क्या बोला निंदिगा, कि भैया मेरे पास एक वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी है y डायरेक्शन में। तो अब इन दोनों के बीच में है एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा और रिजल्टेंट ही नेट वेलोसिटी होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इधर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0। तो कॉस 90 0 होता है, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा उड़ गया और ये 0 के बराबर रख दिया मैंने। हमारे पास बस बचा वी एक्स और वी वाई। वी एक्स की वैल्यू रख दी इक्वेशन 1 से, वी वाई की वैल्यू रख दी इक्वेशन 2 से, फाइनल फॉर्मूला आ गया। Yes, sir. डन। Sir, done. चलो एक बार सबको नोट डाउन करने देते हैं, सब नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ट्राई कर लेना।
चलो डन भैया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस पे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनता नहीं है। बाकी बनाने का तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, बन सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं है। भैया सीधे सीधा क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें एक हाइट गिवन है 20 मीटर्स। यहां से मैंने एक बॉल ली और उसको सीधा फेंका, बिल्कुल कितनी वेलोसिटी से फेंका, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहली चीज, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है कि भैया ये बॉल कितनी देर में ग्राउंड पे गिरेगी। दूसरा, आपको कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, कि ये बॉल स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर जाके गिरेगी, मतलब रेंज कैलकुलेट करना है। और तीसरा, कैलकुलेट करके दो वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। Yes, sir. चलो ट्राई टू कैलकुलेट। Time of flight 2. टाइम ऑफ फ्लाइट 2, यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं अपना सॉल्यूशन, सब लोग चेक करते रहना भैया समझ में आया है या नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यूज करना है, t इक्वल्स टू रूट 2h/g। सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। g की वैल्यू -10 ले लो, लेकिन इन फॉर्मूले में नेगेटिव साइन नहीं रखते, क्योंकि ये सब कुछ साइन रख के ही फॉर्मूला आता है। तो बस वैल्यू रखो और चेक कर लो। So 2 seconds. 2 सेकेंड्स, बहुत बढ़िया। रेंज प्रतिभा मेरे 10 ख्याल से meter. 10. 10 आ रही है। वेरी गुड प्रतिभा, एक बार अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक कर लो। भाई रेंज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ux इंटू टाइम, या तो Yes. दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है 5, टाइम गिवन है 2, तो रेंज आ जाएगा 10 मीटर्स। आकाश बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आकाश लास्ट वाले पार्ट में मेरे को डाउट लग रहा है, लास्ट वाला आपका आंसर शायद से गलत है, बाकी पहले दो तो बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं कैलकुलेट करने पे वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो भाई मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर, यू कौन सा है, यू एक्स है, वाई में तो 0 था, प्लस माइनस जी टी का होल स्क्वायर। यू का स्क्वायर किया आया 25, प्लस जी की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 2, तो 20 का स्क्वायर करना है बेसिकली आपको। Yes, sir. 20 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 400। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 425, और रूट ऑफ 425 बस जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट। So done. डन 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 डन। 20.6. जो भी आ रहा हो वो तो ठीक है, बाकी जरूरी नहीं आप डेसिमल में आंसर लिखो, आप चाहे रूट में ही लिखते, लेकिन रूट में और सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, बस डायरेक्टली रूट 425 मत लिख देना, तो उसमें सर हाफ मार्क्स। वेलोसिटी तो 1 सेकंड पे नहीं निकालनी है। ओ यस, थैंक यू यार, थैंक यू, मैंने गलती करी है और किसी ने नोट भी नहीं किया, सिर्फ तुमने नोट किया, वेरी गुड गुड। यार वेलोसिटी हमें टाइम 1 सेकेंड पे निकालनी है, तो जी की वैल्यू 10 और टाइम 1, तो इधर बेसिकली 10 का ही स्क्वायर होगा, तो हमारे पास आ जाएगा रूट 125। अच्छा आकाश, तुमने रूट लगाना भूल गए थे। यस। रूट 125 कितना होता है, 5√5 होता है। 5 to 5. गुड, अच्छा वो तुमने नोट कर लिया, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया था, मैंने पूरा टोटल 2 सेकंड्स के लिए निकाल लिया था। यहाँ लिख देते हैं ताकि साइड में बाद में याद रहे, फॉर टाइम 1 सेकेंड के लिए। Done. डन, चलो। Yes, sir. तो So यार done. आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में काफी चीजें क्लियर हैं। आ जाते हैं फिर अपने नेक्स्ट वाले पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्लियर है, तो अब ये सबसे टेढ़ी खीर यही है, मतलब क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्शन। Angular. बस इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट तो इजी है, बस दिक्कत क्या है कि इसमें फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा हैं, तो बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लग जाती हैं चीजें, जैसे फॉर्मूले ज्यादा आ जाते हैं।
भैया इसमें हमने क्या किया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने बॉल को किसी वेलोसिटी यू से थ्रो किया एट एन एंगल थीटा, ये इस तरीके का पैराबोलिक पाथ लेके भैया टॉन नीचे गिरी। फिर से वही काम करना है। समझने के लिए सबसे आसान चीज है कि वाई एक्सिस और आई एक्स एक्सिस, पहले तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है, तभी पता चलेगा कि क्या क्या कैलकुलेट Yes, करना है। sir. तो मेरे को बताओ व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। Y axis is X is 0 and U axis is 0. अब इधर आपको एक्सिस स्प्लिट की करना तरफ u पड़ेगा cos क्योंकि of theta और वेरी गुड आकाश, अब इधर आपको स्प्लिट करना U पड़ेगा। theta U sin. तो आप इसको स्प्लिट करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि भैया परपेंडिकुलर होना चाहिए। जिसके साथ एंगल बन रहा है वो u cos थीटा होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो U u sin theta. sin थीटा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा। एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में अभी भी जीरो है, तो इसलिए ये जो वेलोसिटी होगी ये कांस्टेंट होगी, अब ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होने वाली। और Yes, ले sir. दे के मेरे पास एक ही फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो ले दे के कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ux इज इक्वल टू एस एक्स बाई टाइम। Displacement upon time. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Fine. जहां पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, रेंज। रेंज Range. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाके Yes. बॉल गिरी है, जिस पॉइंट से मैंने थ्रो किया उस पॉइंट से Yes. कितनी दूर जाके मेरी बॉल गिरी है। ये तो सब मैंने एक्स एक्सिस के बारे में लिख दिया। अब आ जाओ वाई एक्सिस में। भैया व्हाट इज द वेलोसिटी अलोंग द एक्सीलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, माइनस जी। G minus तो U. ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, ये वेलोसिटी चेंज होगी, और ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है तो अल्टीमेटली हमें यूज करनी है Equation of motion. इक्वेशंस। वेरी गुड। लेकिन इस केस में एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस बताओ कितना लिखूं। 0 Zero. भाई वेरी गुड, जीरो क्यों है समझो। मैंने कहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंडिपेंडेंट है, तो ये भूल जाओ कि ये बॉल आगे गई थी, ये भूल जाओ। मैंने बॉल को थ्रो किया और वापस अपने हाथ में ही कैच कर लिया, तो जहां से थ्रो किया वहीं पे कैच कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। Zero. इधर यही हो रहा है। मैंने ग्राउंड से थ्रो किया और बॉल वापस से ग्राउंड पे ही गिरी, मतलब जिस लेवल से थ्रो किया बॉल उसी लेवल पे गिरी, बस दूर जाके गिरी वो बात अलग है, लेकिन उसी लेवल पे गिरी, तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में जीरो आएगा। Yes, sir. अब इधर भी एक चीज ध्यान दो, अब इसमें कुछ कुछ एडिशनल चीजें हैं। क्या एडिशनल चीजें हैं वो चीज ध्यान दो यार। इधर भी वही हो रहा होगा कि जब हमारी बॉल अलग अलग पोजीशंस पे पहुंचेगी तो उसके पास हर एक पॉइंट पे दो वेलोसिटीज होगी। एक वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में जो कांस्टेंट होगी, लेकिन एक वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में जो चेंज होती रहेगी। और आपको पता है जब कोई चीज ऊपर जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। So increase. Decrease. भैया जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तभी तो जीरो होके वापस नीचे आता है वो। Yes, sir. तो Yes, यही sir, चीज यहाँ पे, decrease. यही चीज यहाँ पे कि भैया ऊपर जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे Yes, sir. ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगी। समझाता है. जिस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई, ये वाली हाइट हमारी मैक्सिमम हाइट कहलाएगी, जिस पे Yes, वर्टिकल वेलोसिटी sir. जीरो हो गई। मोशन इन वन डायमेंशन से रिलेट करो ना। Yes. मोशन इन वन डायमेंशन में हमने यही पढ़ा था कि जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और यही वाली हाइट इसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है। तो यही Yes, चीज यहाँ sir. पे हो रही है। फिर जब बॉल नीचे आएगी तो फिर से इसके पास दो वेलोसिटीज होगी, u कांस्टेंट रहेगा लेकिन v y की वैल्यू अब की बार इंक्रीज होती रहेगी, क्योंकि जब कोई चीज नीचे आती है तो फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है। Increase. लेकिन हमेशा एंगल कितना रहेगा इन दोनों के बीच में, हमेशा 90 एंगल 90 degree. डिग्री रहेगा। 30. तो चलो इसको नोट डाउन कर लो और देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। Sir. डन। अब क्या करना है, Done. डन। अब क्या करना है, इसके कुछ फॉर्मुलेज पढ़ने हैं और डायरेक्टली उन फॉर्मुलों को रटना है, याद रखना है और यूज करना है।
Yes, sir. तो सबसे पहला फॉर्मूला भाई, सबसे पहला फॉर्मूला है एज यूजुअल टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब देखो मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के कुछ वैसे बता रहा हूं, अलग अलग टाइप से देख लेना ये चीज को। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमेशा होगा 2u/g, हमेशा 2u/g। तो मेरे को बताओ इधर वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में, U sin theta. तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 2u/θ/g। One G. तो मैं सजेस्ट करूंगा आप दोनों फॉर्मूले याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल के हिसाब से दोनों फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों Yes. फॉर्मूले इक्वली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें इसमें मैक्सिमम हाइट भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये देखना है कौन से पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखना हमेशा होता है u² / 2g, लेकिन u कौन सा, u/² वाला। तो ये हो जाएगा हमारे पास u² sin² θ/2g। 2G. 2G. फिर आया तीसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला रेंज का। रेंज का फॉर्मूला तो फिक्स है, क्या है फिक्स, ux इंटू टी। ux की वैल्यू u cos थीटा थी, Yes. टाइम की वैल्यू 2u sin θ/g थी। इसको अब अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे। एक फॉर्मूला ये है आपके पास, फॉर्मूला नंबर 1। एक फॉर्मूला ये है आपके पास, फॉर्मूला नंबर 2। दूसरा फॉर्मूला u², आइडेंटिटी लगाएंगे, u² sin 2θ/g। यहाँ पे लिख देता हूं, जहां पे sin 2θ क्या होता है, sin 2θ होता है 2 sin θ इंटू cos θ। तो ये 2 sin और cos इनको मिला के मैंने sin 2θ लिख दिया है। Yes, sir. एक और फॉर्मूला, लास्ट वाला फॉर्मूला, फोर्थ वाला, दैट इज 2 इंटू ux uy/g। आपको ये चारों फॉर्मूले Yes, याद sir. रखने हैं। अब मैं यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 हटा देता हूं, बस आप याद रख लेना, ये चारों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। यहां Yes, तक नोट sir. डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। Sir, done. Done, so. ओके, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यार फिर से वही सारा काम करना है। क्या सारा काम करना है कि भैया vx की वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, u cos थीटा, लेकिन हमारे पास vy की वैल्यू चेंज हो रही है, और vy के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। तो vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। अब की बार uy की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये है u sin थीटा माइनस gt, इक्वेशन 2। इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, v नेट निकल जाएगा, एंगल अभी भी 90 डिग्री होगा, तो 2ab cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली हमारे पास बचेगा ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। Yes, sir. इसको और खत्म करो। Sir, done. डन। एक लास्ट, Sir, done. डन डन डन। Sir, एक अभी हाँ लिखना है लिख लो, हाँ लिख लो लिख लो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सर हो गया। हो गया, चलो भाई। तो मैं बोल रहा था एक लास्ट बचा है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? पैराबोलिक पाथ। नहीं, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, बस पाथ। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने कैसा पाथ फॉलो किया है वो उसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंकू, ये वापस नीचे आया, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या थी, तो मतलब इसका पाथ कैसे था, तो आप बोलोगे इसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन था, क्योंकि ये सीधा ऊपर गया सीधा नीचे आया। अगर मैं इसको किसी एंगल पे फेंकूं और मैं आपसे पूछूं इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या थी, तो आप देखोगे इसका पाथ एक पैराबोलिक पाथ था, तो आप इसकी ट्रेजेक्ट्री कहोगे एक पैराबोलिक कर्व। Yes, sir. ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। अब हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल किसी एक एक्स एक्सिस पे पहुंच गया, तब उसकी वाई की पोजीशन कितनी थी। जैसे यहीं पे डायग्राम समझा देता हूं, वहां पे हॉच पॉच हो जाएगा, यहीं पे समझा देता हूं। भाई हमने कहा हमारी बॉल इस तरीके से गई, तो मुझे पता है हर एक पॉइंट पे उसकी एक्स की वैल्यू आएगी
और एक y की वैल्यू आएगी। तो जब x की वैल्यू x1 थी तो उसकी y की वैल्यू कितनी थी? अगर क्वेश्चन मेरे को इस तरीके से पूछे तो मैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी यूज करूंगा। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में वो बोले कि भैया ये आपकी y की वैल्यू है, मेरे को y की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, कि सपोज ये y की वैल्यू है y2, तो वो आपसे पूछ सकता है कि वहां पे x की वैल्यू कितनी थी वो बताओ, तो Yes, x2। sir. तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, बड़ा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। क्या कहोगे सर, इतना बड़ा तो याद नहीं होने से रहा, लेकिन करना पड़ेगा। तो हो जाएगा। हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन इसी का एक दूसरा फॉर्म भी है, दूसरा फॉर्म भी है जो थोड़ा सा छोटा है, दैट इज x tan थीटा इंटू 1 - x/r। Yes, आपको sir. दोनों याद हो जाएं तो बहुत बेस्ट है, So और हो दोनों जाएगा। हो जाएंगे तो बस बढ़िया फिर। तो ये हमारे सारे पांचों फॉर्मूले हो गए हैं एंगुलर प्रोजेक्शन से रिलेटेड। Yes, sir. अभी और फॉर्मूले कराने हैं, वो एक्चुअल में फॉर्मूले नहीं है, वो एक्चुअल में फाइनल आंसर्स हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस के, जो आप डायरेक्टली याद रखोगे तो आप हर क्वेश्चन में उसको यूज कर पाओगे तो इजी हो जाएगा। तो पहले एक Yes, सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर आगे देखेंगे। यस सर। डन yes, डन sir. डन। तो चलो भैया एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, और उसने हिट किया सपोज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितनी स्पीड से हिट किया? उसने स्पीड 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट किया। क्वेश्चन रिपीट, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया 30 डिग्री के एंगल पे और 30 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से हिट किया है। आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है वो लिखो अब। फर्स्ट पार्ट भैया टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड पार्ट टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, थर्ड पार्ट मैक्सिमम हाइट, मतलब सब कुछ ही कैलकुलेट करा लेता हूं तुमसे, फोर्थ पार्ट रेंज, और फिफ्थ पार्ट वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। चलो यहीं लिख देता हूं इसको, फिर एक साथ सॉल्व कर लेना। वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। Yes, sir. चलो तो एक एक करके भैया शुरू हो जाओ, और जैसे जैसे आंसर आते जाएं बताते चले जाना, या सबका एक साथ बता देना तो भी कोई दिक्कत नहीं। Time of flight 3 √3. टाइम ऑफ फ्लाइट 3 √3। लेट मी चेक, नहीं गलत है, Sir, 6. 6। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को फिर से चेक करने दो। 15 30 गलत है। D. कितना आ रहा है 3. अंशिका? 3। बिल्कुल सही आकाश, 3. बिल्कुल सही। टाइम ऑफ फ्लाइट आना चाहिए 3। भाई बहुत बिल्कुल बढ़िया जगिया साहब, 3। आप ऐसा करो क्वेश्चन लिख लो ये वाला, मैं पीछे स्लाइड कर देता हूँ जिसमें फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर मैं पीछे वाली स्लाइड फॉर्मूले वाली दिखा देता हूँ। हिमांशु अग्निहोत्री, क्या बात है, अब जाके क्लास ज्वाइन कर रहे हो? मेरे को लगता है दूसरी क्लास में थोड़ा पहले आ गए, दूसरी क्लास के। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया तो ये लो, और फॉर्मुलेज की लिस्ट यहां से करना शुरू कर दो। ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, टोटल टाइम 3 मिनट दे रहा हूं, उसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए।
तो फर्स्ट पार्ट तो सबका कैलकुलेट हो ही गया है, पहले फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय जी। तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 u की वैल्यू 30, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10। 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास टाइम ऑफ लाइट आएगा 3 सेकेंड्स। जानवी ठीक है, आंसर्स देखते हैं। ईशा आपका आंसर गलत लग रहा है मेरे को, एक बार कैलकुलेशन चेक करो आप मैक्सिमम हाइट के लिए। सेकेंड वाला, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यार उसको हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। याद रखो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होता है, ये मैंने आपको बताया था। जितनी देर ऊपर जाने में लगती है उतनी ही देर नीचे आने में लगती है। तो अगर टोटल टाइम 3 सेकेंड्स है तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा? 3 सेकेंड्स का हाफ, दैट इज 1.5 सेकेंड्स। 1.5 सेकेंड्स। उसके बाद मैक्सिमम हाइट, बाकी तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है, आप कैलकुलेट कर लो। मैक्सिमम हाइट मैंने आपको बताया था u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। अर्शी आंसर सही नहीं आ रहा। आकाश आपका आंसर भी 11.2 ही आ रहा है, और किसका आंसर 11 आया था? एक आकाश का और एक ईशा का। तो फिर चेक करते हैं, क्या पता आंसर 11 हो। प्रतिभा आंसर सही नहीं है। सृजल मेरे को नहीं लग रहा आंसर सही है, गलत है। रेंज का इतनी ज्यादा रेंज आ नहीं सकती। तो यार मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे तो यू स्क्वेयर का मतलब 30 इंटू 30 साइन स्क्वेयर थीटा। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ का स्क्वेयर 1/4। तो यहां पे लिख देता हूं 1/4। भैया चेक कर लेना कोई डाउट हो तो। 2 एज इट इज, ग्रेविटी की वैल्यू 10 एज इट इज। तो यार अब डिवाइड करना शुरू कर दो। 1 0 कैंसिल, 2 और ये 15 कैंसिल। तो मेरे पास आ रहा है 15 इंटू 3, दैट इज 45। 45/4। तो यार आप लोगों का जिन्होंने 11 दिया था, माय मिस्टेक, उनका आंसर सही है, दैट इज 11.25 मीटर्स। ये उनका करेक्ट आंसर था, मेरी गलती। Yes, sir. Sir, done. डन, चलो बहुत बढ़िया। तो यार 3 पार्ट तो कैलकुलेट हो गए हैं, बाकी 2 पार्ट तो कैलकुलेट कर दो, रेंज और ये वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। रेंज, भैया हमें रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, रेंज इज इक्वल्स टू, जो आपको यूज लगे वो यूज कर दो, यू एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा इंटू टाइम। यू की वैल्यू 30, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और टोटल टाइम था 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया? 15। 45√3 इज द फाइनल आंसर फॉर रेंज। और यार जैसे Yes. मैंने आपको बोल रखा है, अगर आपका आंसर रूट में आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई मत करो, आप यहीं तक छोड़ दो। तो पहले तो सब लोग चेक कर लो, पहले 4 पार्ट्स में अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। No, sir. कोई डाउट नहीं है ना? डन। What repeat? कौन सा? फोर्थ वाला रिपीट करना है। डन। फोर्थ वाले में देखो मैंने आपको रेंज के बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं, जिससे आपको ज्यादा इजी लगे आप वो यूज कर लो, आपकी मर्जी थी वो। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। आप इससे यूज करना चाहो तो इससे कर लो। 30 इंटू 30, साइन 30 का 2 मतलब साइन 60 डिग्री हो गया। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और ग्रेविटी की वैल्यू 10। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? Yes. दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था यूएक्स इंटू टाइम होता है। तो यार मेरे को ये थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट लगा लिखना। यहाँ पे यूएक्स क्या होता है? यूएक्स होता है यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, यू कॉस थीटा। और टोटल टाइम कितना था? 3 सेकेंड्स था, वो भी कैलकुलेट कर लिया। 30 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2, टाइम की वैल्यू 3, अभी भी वही आएगा आंसर। तो आपको जो मन करे वो फॉर्मूला यूज करो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट वाले पार्ट पे, फिफ्थ वाले पार्ट पे, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। तो यार फॉर्मूला वी नेट स्क्वायर रूट ऑफ यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर। Sir. तो u की वैल्यू थी 30,
30 इंटू कॉस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15√3 इसका स्क्वायर प्लस u साइन थीटा की वैल्यू 15 माइनस g की वैल्यू 10 और टाइम की वैल्यू कितनी बोली थी क्वेश्चन ने 1, इसका स्क्वायर। 1. भाई मैंने डायरेक्टली स्टेप्स लिख दिए हैं, बीच के स्टेप्स खा गया हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आया। Yes, sir. डन। बाकी चलो मैं लिख देता हूं 30 इंटू कॉस 30 डिग्री 15√3 और u साइन थीटा मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, दैट इज 30 इंटू हाफ विच इज इक्वल्स टू 15। 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3 प्लस 15 माइनस 10 5, 5 का स्क्वायर 25। इसको यार प्लीज सिंप्लीफाई कर लो और देख लो क्या आंसर आता है, वो आप देख लो। Yes, sir. डन डन डन। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 225 इंटू 3 15 15 और ये हो जाएगा हमारे पास 625 625 और 25। 700. ये यस करेक्ट, ये आ रहा है हमारे पास रूट 700। 700 का मतलब है 10√7। Yes, sir. डन डन डन। 10 तो देखो भाई हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कर लिया, एंगुलर प्रोजेक्शन कर लिया। एंगुलर प्रोजेक्शन के मैंने आपको जो सारे फॉर्मूले यूज होने थे वो बता दिए। आप यहां तक नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में एंगुलर प्रोजेक्शन के थोड़े से और रिलेशन हम कैलकुलेट करेंगे और बस हमारा नेक्स्ट क्लास में ये प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज रिलेटिव मोशन पे। Yes, sir. चलो तो भैया डन डन डन, कोई